जिसे व्यक्तिगत संसाधन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है सामुदायिक संसाधन है, और ये आपका राष्ट्रीय संसाधन है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। हम आपको चारों को बारी बारी से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, या फिर वे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिसके बदले में वह व्यक्ति सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे में आप जमीन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, और अन्य जायदाद ले सकते हैं। ठीक है, जैसे में आप मोटर कार भी ले सकते हैं, उसके लिए भी लगान चुकाना पड़ता है। ठीक है, मतलब वे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का, ठीक है, हक हो, अधिकार हो, वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना? इसमें आपको जमीन हो जाएगा, आपका आपका घर हो जाएगा, आपका जायदाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर केवल आपका अधिकार होता है। आपके पास बगीचा होगा, आपके पास तालाब होगा, आपके पास कुआं होगा। ठीक है, इन तरह के संसाधन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, निजी संसाधन कहते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस पर कोई खास व्यक्ति अपना निजी स्वामित्व रखता है, उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मेरे अंदाज से व्यक्तिगत संसाधन आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रही है बात? ओके ओके ओके, ठीक है, ये भी बता दिया। ठीक है, तो निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे भी जब भी कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो हम बताते हैं। ठीक है, शायद हो सकता है इस बीच में ना बताए हो। ठीक, तो चलते हैं। ठीक है, अच्छा, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिसका उपयोग किसी खास समुदाय के सभी लोग करते हैं, उन्हें हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, खास समुदाय के जो है, खास समुदाय के लोग का उपयोग करना मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप शमशान ले सकते हैं, जैसे में आप मंदिर ले सकते हैं, जैसे में आप मस्जिद ले सकते हैं, गुरुद्वारा ले सकते हैं, इस तरह का चर्च ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तालाब ले सकते हैं। ठीक, अब तालाब हम आपको निजी में भी बताए थे, तो निजी में जो है, जिसका निजी तालाब है तो वह निजी संपत्ति उसकी हुई। कुछ ऐसे भी तालाब होते हैं जो मंदिर मस्जिद में होते हैं, मंदिर में होते हैं। हमारे गांव के मंदिर में एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब का उपयोग सब कोई कर सकता है, तो वह एक सामुदायिक संसाधन हो जाए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इस तरह का जो संसाधन है जिस पर किसी खास समुदाय के लोग जो है जिसका उपयोग करते हैं, उसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गया, सभी हिंदू लोग मंदिर का उपयोग करते हैं, मस्जिद में सभी मुस्लिम लोग जाते हैं, गुरुद्वारा में सभी सिख लोग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप सार्वजनिक पार्क ले सकते हैं, जैसे में आप खेल का मैदान ले सकते हैं। ठीक है, जैसे में आप गिरजा घर ले सकते हैं, पिकनिक का स्थान ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारे संसाधन जिसे एक खास समुदाय के लोग उपयोग करते हैं। गांव में चारण भूमि होता है, ठीक है, जिस पर सभी लोग अपने अपने पशु ले जाकर के चराते हैं, तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है राष्ट्रीय संसाधन की। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो। ठीक है ना? मतलब जैसे भारत है, भारत की सीमा के भीतर जो भी संसाधन होगी वो राष्ट्र का संसाधन होगा, मतलब राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, देश के या राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत वीवीआई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत मतलब हुआ भारत की जो चारों तरफ की जो सीमा है उसके अंतर्गत जो भूमि है, जो खनिज है, जल है, वन है, वन्य जीव है, समुद्री जीव है, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है। समुद्र में भी 200 किलोमीटर तक भारत की जो है सीमा जहां पर है वहां से 200 किलोमीटर आगे तक आपको ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, किसी भी राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की सीमा से समुद्री क्षेत्र में कितने दूर तक होता है, कितने किलोमीटर तक होता है। ठीक है ना। तो किसी भी राष्ट्र की सीमा से 200 किलोमीटर तक महासागर में, महासागरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है। समुद्र में 200 किलोमीटर तक का संसाधन राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है उस राष्ट्र का जिस राष्ट्र के साइड में सीमा पर वह समुद्र पड़ता है। मेरे अंदर से क्लियर होगा ये बात।